में लोकतंत्र बड़ी बुरी हालत में है। देखिए कहाँ हम 167 कंट्रीज की लिस्ट में 27वें नंबर पे हुआ करते थे और कहाँ लुढ़क कर 46 पर जा पहुँचे। क्या हाल हो गया है देश का। महात्मा गांधी और सरदार पटेल का ये देश अपना लोकतंत्र संभाल कर रखने में नाकाम हो गया, फेल हो गया। हाउ सैड। रुकिए, एक कौवा कान ले गया बोलकर छाती पीटने से पहले एक बार सच को समझने की कोशिश करिए। ये जो रैंकिंग है दे कौन रहा है, किस नियत से दे रहा है, किस आधार पर दे रहा है। नमस्कार, मैं हूं आदित्य शर्मा और मुझे भी उस इंडेक्स के बारे में पता है जो इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट, जो कि एक यूके बेस्ड संस्था है, उसने रिलीज की है। इस इंडेक्स में भारत के लोकतंत्र को डिक्लाइन होता हुआ दिखाया गया है। एक और लिस्ट कुछ दिनों पहले आई थी, हंगर इंडेक्स, यानी किन देशों में भुखमरी का प्रकोप ज्यादा है। इसमें हम 121 कंट्रीज में 107वें नंबर पर हैं। इतनी बुरी हालत है हमारी। लेकिन ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे कि हंगर इंडेक्स में पाकिस्तान हमसे ऊपर है, यानी उसकी स्थिति हमसे बहुत बेहतर है। वही पाकिस्तान जो बाढ़ में तबाह हो चुका है, वही पाकिस्तान जिसका नेशनल फूड रिजर्व डराने की हद तक सूख चुका है, सिकुड़ चुका है, कम हो चुका है। वही पाकिस्तान जो भयानक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, वहाँ लोगों को खाने पीने की कोई कमी नहीं है, फुल ऑन मौज है। बस हमारे यहाँ लोग भूखे मर रहे हैं। विश्वास करने लायक है ये बात? अगर नहीं है तो फिर ये डेमोक्रेटिक इंडेक्स पर विश्वास कैसे किया जा सकता है? कैसे बनती हैं ये सूचियाँ? क्या संस्था के प्रतिनिधि 167 देशों में घूमते हैं, वहाँ ग्राउंड रिपोर्ट्स रिसर्च करते हैं? नहीं, ज़्यादातर ऐसी सूचियाँ पब्लिक ओपिनियन के आधार पर तैयार की जाती है। और पब्लिक कौन सी? जबलपुर में परचून की दुकान पर बैठा हुआ व्यापारी नहीं, अमेठी में गा गा कर धान की रुपाई करती हुई महिलाएं नहीं, मजदूर नहीं, प्राइमरी स्कूलों के टीचर्स नहीं, दफ्तरों के क्लर्क्स नहीं। इंटेलेक्चुअल्स की राय पर बनती हैं ये सूचियाँ, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स, बुद्धिजीवी वर्ग। मैं आज तक समझ नहीं पाया कि शेक्सपियर की 2-4 लाइनें तोते की तरह रटकर पटर पटर बोल देने वाले मिस्टर XYZ बुद्धिजीवी हैं और अखंड रामायण में झूम झूम कर बाबा तुलसी के पद गाने वाले रामदयाल काका मूर्ख। जिब्राल्टर कॉफी पी के शिकारा हेव्स के इंश्योरेंस पर राय देने वाले NRI भारत की नब्ज जानते हैं, और वो किसान जो नुक्कड़ की चाय पीता हुआ हवा का रुख देखकर गेहूं की पैदावार भाप लेता है, वो भारत के बारे में कुछ नहीं जानता। लेकिन ये लिस्ट रामदयाल काका से पूछ के थोड़ी तैयार की जाएगी, या नुक्कड़ वाले उस किसान से। ये तो अनपढ़ हैं, गंवार। डेटा तो उन इंटेलेक्चुअल्स के ओपिनियन पे बनेगा जो पिछली बार इंडिया कब आए थे पूछ लो तो आजू बाजू ताकने लगते हैं, मेमोरी लॉस हो जाता है। और ये लोग जो इंडिया से पूर्णतः 100% 100% डिस्कनेक्टेड हैं, यही इंडिया की आवाज़ बने हुए हैं, यही 140 करोड़ को रिप्रेजेंट करते हैं। और इन्हीं के माथे पर आते जाते हुए बल गिनकर ये विदेशी कंपनियां भारत को दयनीय स्थिति में साबित करने पर उतारू हैं। वो जो एक लाइन खींची थी ना 75 साल पहले, जो एक गोरे ने खींच दी थी कि इस तरफ इंडिया, उस तरफ पाकिस्तान, मिस्टर रेडक्लिफ। क्या आप जानते हैं कि रेडक्लिफ नाम का वो कबूतर कभी भारत आया ही नहीं था? भारत के बारे में, भारत के कल्चरल, लिंग्विस्टिक और सोशियो इकोनॉमिक समीकरण के बारे में वो उतना ही जानता था जितना कि एक मेढक हिंद महासागर के बारे में जानता है, या एक ज़ीब्रा जुपिटर के बारे में। लेकिन अंग्रेजी बोलता था, कॉफ़ी और सिगार पीता था, यानी बुद्धिजीवी था, इंटेलेक्चुअल था। तो माउंटबेटन और उनके हिंदुस्तानी रिश्तेदारों ने थमादीप भाई के हाथ में चौकर भाई ने ऐसी लाइन खींच मारी जिसके दोनों तरफ हर साल सैकड़ों लीटर खून बह जाता है। अभी कुछ दिनों पहले एक बहुत बड़ी न्यूज एजेंसी का मीडिया कॉन्क्लेव हुआ था, और इस कॉन्क्लेव में डॉक्टर सल्वाडोर बाबोन्स आए थे, जो कि सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया, वहाँ सोशियोलॉजी के एसोसिएटेड प्रोफेसर हैं। उन्होंने एक ऐसी बात कह दी जिसने कई पढ़े लिखे लोगों को चिकोटी काट ली। उन्होंने कहा कि दुनिया में भारत की नेगेटिव इमेज इसलिए है क्योंकि भारत का बुद्धिजीवी वर्ग राष्ट्र के विरोधी है। इंडियाज इंटेलेक्चुअल क्लास इज एंटी नेशनल। सोचने वाली बात है, या सच कहूँ तो डराने वाली। अगर सच में ऐसा है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा देश कैंसर जैसी किसी ऐसी समस्या का सामना कर रहा है जहाँ अपनी ही सेल्स अपने ही शरीर को खा रही है। अब ये इंटेलेक्चुअल्स इतने गुमराह क्यों है? कारण है द्वंद्व, डायलिमा, यानी सही और गलत में फर्क करने की जो योग्यता है उसका ना होना, उसका अभाव। अब डायलिमा अपने आप में कोई बुरी चीज़ नहीं है।
कभी कभी हम सब द्वंद्व के शिकार होते हैं, डायलेमा से गुजरते हैं। महाभारत के मैदान में तो महारथी अर्जुन तक के मन में द्वंद्व पैदा हो गया था। इसका परिणाम ये हुआ कि विषाद योग से त्रस्त उस महान धनुर्धर ने कौरवों पर बाण चलाने से मना कर दिया। लेकिन अर्जुन की बुद्धिमानी ये है कि उनको पता चल गया था कि वो खुद जजमेंट लेने की मना स्थिति में नहीं है। ही नीड्स अ गाइड। तो उन्होंने अपना डायलेमा श्री कृष्ण से शेयर किया और सही नतीजे पर पहुंचे। हमारे इंटेलेक्चुअल तो शायद अपने से ज्यादा बुद्धिमान किसी को मानते ही नहीं है। जाहिर सी बात है, उन्हें किसी श्री कृष्ण की जरूरत ही नहीं है। तो या तो वो अपने ही देश की बुराई करके बुद्धिजीवी होने की शर्त पूरी करते हैं, या फिर न्यूट्रल रह जाते हैं, जो और भी ज्यादा घातक है। आप गांव घर की लड़ाई में न्यूट्रल रह गए, हमें कोई शिकायत नहीं है, कोई एतराज नहीं है। लेकिन जब बात देश की आए तो न्यूट्रल रहना जघन्य अपराध है। इट्स अ हाईएस्ट क्राइम। समर शेष है नहीं पाप का दोषी, केवल व्याध जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। बात जब राष्ट्र की है तो हो सकता है कि मेरा और आपका एक ही पक्ष हो, राष्ट्र पक्ष। हम सही और गलत के बीच पेंडुलम की तरह झूल नहीं सकते। एक ही परिभाषा है सही और गलत की, जिसमें देश का हित वो सही, जिसमें देश का अहित वो गलत। बड़े तगड़े वाले बुद्धिजीवी हैं आप, तो क्या करेंगे? ये भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद में ये कहते हुए घूमेंगे कि देखो भाई, भारत भी सही है, चाइना भी सही है, दोनों का अपना अपना पक्ष है, दोनों का अपना हित है, अपनी राय है, अपना मत है। या फिर कल को मोहम्मद अली जिन्ना के विजडम कोट्स की तरह बड़बड़ाते हुए फिरेंगे। मैं अपने देश के इंटेलेक्चुअल से, बुद्धिजीवियों से हाथ जोड़कर एक ही विनती करना चाहता हूँ कि भाई देखो, अपने देश को बदनाम करके कोई नाम नहीं कमा सकता। देश के साथ वो निश्चल प्रेम, वो मासूम मोहब्बत करके देखो जो एक फौजी करता है। अगर वो भी आप इंटेलेक्चुअल की तरह सोचने लगे कि मैं दुश्मन देश के क्यों उस फौजी को मारूं जिसको मैं जानता तक नहीं, पहचानता तक नहीं, इट्स अ इनह्यूमन। तो आपसे इंटेलेक्चुअल होने की आजादी 10 मिनट में छिन जाएगी और आप किसी दुश्मन के तलवे चाटते हुए मिलेंगे। भारत प्रेम का, भारत भक्ति का कोई विकल्प नहीं है। देयर इज नो अदर ऑप्शन। आगे आइए, अपनी मेधा, अपनी प्रतिभा और अपने इंटेलेक्ट और अपने टैलेंट के दम पर अपने देश को विश्वगुरु बनाने के सपने में हाथ बटाइए। ये सिगार फूंक के अपने देश पर कीचड़ फेंकना बंद कीजिए। माँ और मातृभूमि से अगर कोई भी शिकायत है तो वो अपने घर में की जाती है, बाहर वालों से नहीं की जाती। आपने बड़े धैर्य से सुना, बड़े ध्यान से सुना। आपका आभार।